हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। द स्टोरी ऑफ टी ये लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कंटिन्यूशन में हम अब उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय कौन सा था। उसका उत्तर हम लोग ने दिया था, जो कि है चाय। सभी लोगों को जनरली ये अच्छा लगता है कि अपने दिन की शुरुआत हम लोग चाय पीकर करते हैं ना। चाय के कारण हमें अत्यंत उत्साह आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि चाय का बॉटनिकल यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। कैमोलिया सिनेंसिस, है ना। अब कैमोलिया सिनेंसिस ये जो है ये कहाँ पे पाई जाती है। उष्ण यानी ट्रॉपिकल और समशीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल रीजन में चाय पाई जाती है। चाय के पौधे हमें वर्ष भर में कम से कम 100 से 125 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है और उसके वृद्धि के लिए हमें आम्लता वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब हम ये देखेंगे पौधे के वृद्धि होने के बाद उनकी फूंगी केवल 1-2 हिस्सा ही उसमें बटा जाता है और उसकी हाइट हम इतना रखते हैं कि जो हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी अपने कमर की जितनी उसकी हम लोग ऊंचाई रखते हैं। ठीक है, यानी कम से कम 3 फीट की। 3 फीट। अब वो कहाँ पे पाए जाते हैं। जो चाय के पौधे जो है वो हमें स्लोप पे हिल्स स्लोप पे पाए जाते हैं। अब हम लोग उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। हम उसका वर्गीकरण करेंगे कि सबसे बड़ी पत्तियाँ जो होती है वो रहती है आसाम की। ठीक है, उसके बाद में है सबसे छोटी पत्तियाँ चीनी की और मध्यम आकार वाली पत्तियाँ जो होती है वो होती है कंबोड की। हमारे देश में भारत के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें हम चाय का उत्पादन करते हैं, है ना। वो है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में दार्जिलिंग, उसके बाद में ईशान्य भारत में असम और दक्षिण भारत में नीलगिरी। बच्चों, अब हम लोग तो ये देख ही चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स उसमें कौन कौन से घटक नहीं होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और प्रोटीन्स ये घटक नहीं होते हैं, बल्कि चाय में थियानाइन और कैफीन नाम के तत्व पाए जाते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार का हमें स्वाद मिलता है ना, और उससे हम बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये हो गई चाय की पेस्ट्री। चाय पीने से हम लोगों को एकदम फ्रेश लगने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोग सबसे पहले कहाँ पे कैसे चाय पाई गई, उसके बाद हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स हमने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि चाय कैसे पीना लोगों ने चालू किया है। उसके एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगेन टू ड्रिंक टी। एन अमेजिंग स्टोरी हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज legends. It is said that the Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travels when a servant was boiling some water for the emperor to drink. Just then, a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and destructive properties and could also be used as an एंटीडोट टू सर्टन पॉइजन्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि जो राजा थे, कौन से राजा थे जिन्होंने चाय की पीने की प्रथा चालू की। तो चाय पीना जब चालू हुआ वो थे चीन के एक ऋषि एवं औषधि विज्ञान के जनक सम्राट शेनॉन्ग, जो कि यात्रा कर रहे थे और उनके नौकर ने उनके
पीने के लिए पानी उबाला। उस समय क्या हुआ कि पानी उबालते समय झाड़ी से कुछ पत्ते जो थे उड़कर उस पानी में पड़ गए, जिसके कारण क्या हुआ कि वो पानी का रंग जो था वो बदल गया। और इस पानी को पीने के बाद सम्राट जो थे उनको उसका स्वाद और ताजगी का अनुभव इतना अच्छा लगा, वो चकित हो गए और उस अनोखे पौधे और अद्भुत स्वाद से उत्साहित होकर सम्राट ने इसके बारे में अधिक अनुसंधान यानी शोध लगाने का प्रयास किया। उनको पता चला कि चाय में और भी अनेक प्रकार के औषधीय तत्व होते हैं जो कि हमें निरोगी रखते हैं। इसके अलावा एंटीडोट यानी विष, ये भी चाय का एक रामबाण औषधि के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग और देखेंगे आगे। येट अनदर लेजेंड tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. After considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. It was he who introduced tea among the disciples in China. It is said that the Japanese priest studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. In fact, the story goes that the Chinese Emperor Yuzheng was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking method and also hosted tea making and tea testing tournaments in the court. So tea minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. So बच्चों, इसमें और एक दंत कथा हमको देखने को मिलती है जो कि ये है। देखो बच्चों, उसमें एक दंत कथा ये भी थी कि बोधि धर्म नाम का एक बौद्ध भिक्षु जो था, सबसे पहले इस चाय का पेय के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था और वो एक ऐसी औषधि की खोज में थे जो उसे प्रार्थना और ध्यान धारण करने के लिए दीर्घ काल तक जागने और चैतन्य रहने में मदद कर सके। उनके अनेक अनुसंधानों एवं परीक्षणों के पश्चात उनको इस बात की जानकारी मिली कि चाय के पौधों के पत्ते जो है वो उत्तेजक होते हैं और इन्हें चबाकर खाने पर बहुत ज़्यादा देर तक तरोताज़ा महसूस हुआ, हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं और आदमी जो है वो जागते रह सकता है। उसने ही सबसे पहले अपने शिष्यों को चाय की जानकारी दी। कहा जाता है कि चीन में बौद्ध गुरुओं के पास जापान के जो धर्मगुरु शिक्षा ले रहे थे, है ना, वे अपने देश जाते समय चाय के बीज और पत्तियां अपने साथ लेके गए। और क्या हुआ कि तुर्की व्यापारियों ने भी मंगोलिया की सीमा पर चाय का सौदा करने की शुरुआत की। अब इस कहानी में एक यह भी प्रचलित हुआ कि चीनी सम्राट हुइसंग चाय से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें चाय बनाने की सर्वोत्तम प्रणाली की खोज करने के लिए अनुसंधान शुरू कर दिया और चाय बनाने और चाय के स्वाद प्रतियोगिता भी अपने दरबार में उन्होंने आयोजित की थी। उस पर चाय का इतना जुनून सवार था कि उसके चक्कर में उसे अपने पता भी नहीं चलता था कि वो वास्तव में मंगोलिया वालों ने उनके देश पर कब्जा कर लिया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके, बाय।